आप सभी छात्रों का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। चलिए आज हम 10वीं कक्षा के जो नववा दूसरी इकाई में जो नववा साक्षात्कार साहित्य प्रकार दिया है, इसका आज हम सरल अर्थ और विषय प्रवेश जानने वाले हैं इस ऑनलाइन तासिका में। तो चलिए, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। उनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। उन्होंने देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार रहे हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, फिर भी कुछ रह जाएगा, वह उनका काव्य संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली उनका निबंध है और अंतहीन आकाश उनकी यात्रा। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन उनका यात्रा संस्मरण। अस्ति और भवती उनकी आत्मकथा। बातचीत उनका साक्षात्कार संग्रह है। आदि उनका साहित्य प्रसिद्ध है। यही वह जाने माने साहित्यिक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो छात्रों, आज हम साक्षात्कार इस साहित्य प्रकार से, यानी दो व्यक्ति के बीच हुई जो बातचीत है, उस बातचीत का ब्यौरा, सरल अर्थ और विषय प्रवेश, इस ऑनलाइन लेक्चर में जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इसमें हम जानने वाले हैं। साक्षात्कार साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। साक्षात्कार में प्रश्न उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति में साक्षात्कारकर्ता उसके कार्यों एवं जीवन के विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार में व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर के भांति झलकने लगती है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जी से उनके साहित्य सृजन, साहित्य उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में से अनेक प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उनका बेबाक उत्तर भी दिया है। उसका अवलोकन हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने जो सुना है वह विषय प्रवेश था इस साक्षात्कार का। अब हम सरल अर्थ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका वाचन करेंगे। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तिवारी जी ने नागर जी से, अमृतलाल नागर उनका पूरा नाम, उनसे यह प्रश्न पूछा है। जैसे हम
टेलीविजन पर या कहाँ भी हम बातचीत सुनते हैं, उसमें इसे साक्षात्कार कहते हैं। उस साक्षात्कार में किसी एक व्यक्ति जो बड़ी होती है, वह साहित्यिक होती है या कलाकार होती है, उनसे कुछ सवाल उनके जन्म से लेकर अब तक के सवाल या आगे के भी सवाल पूछे जाते हैं। उस पर वह आईने की भांति उत्तर देते हैं, उसका सही जवाब देते हैं। तो वही साक्षात्कार, यह साहित्य प्रकार आज हम देखने वाले हैं। उस पर तिवारी जी प्रश्न पूछने वाले थे। उन्होंने प्रश्न पूछा, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? क्या आदर्श थे? नागर जी ने कहा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। लिखने से पहले हमने पढ़ना आरंभ किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। कवियों के यानी कविता संग्रह ज्यादा पढ़ते थे। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी ग्रह लक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था। प्रेमचंद बहुत हिंदी के बहुत प्रसिद्ध विख्यात ऐसे साहित्यकार रहे हैं। उनका साहित्य हमने पढ़ा है। ऐसा कहा कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध थे। शरत चंद्र को बाद में शरत चंद्र जी को भी पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यास में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। उन्होंने तब तिवारी जी ने कहा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? क्या यही जो आपने अभी कहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो या प्रेमचंद जी हो या उपाध्याय जी हो, यही आपके आदर्श है? नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। इसमें आदर्श का सवाल ही नहीं आता। केवल उनका साहित्य जब पढ़ा तो उसमें जो मुझे आनंद मिला। विद्यार्थी मित्रों, आपने जब किसी का भी साहित्य हो, लेकिन साहित्य जब आप लगन से, मन से, अच्छे ढंग से जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो आनंद मिलता है वही आनंद उनको मिला। उन्होंने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं था मेरा सबसे पहले, लेकिन वो जब पढ़ा उसमें जो आनंद था वह मुझे मिला। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 29 में जब लाठीचार्ज हुआ था, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी मेरी मन से, कब लो कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानी। मेरे लेखन का सबसे पहला आरंभ था। देखिए, कोई भी कवि या साहित्यिक लेखक हो, जब वो साहित्य लिखता है उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है। तो उन्होंने कहा, मेरा कारण क्या था? उन्होंने वही कह दिया। उस पर तिवारी जी ने कहा, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? इस घटना के बाद आपको अगर बुरा लगा हो तो आप राजनीति में क्यों नहीं चले गए? आप इधर साहित्यिक क्यों बन गए? आप कवि लेखक क्यों बन गए? नागर जी ने कहा, नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मैं सरकार के विरोध न जा सका, क्योंकि तब अंग्रेज की सत्ता थी। अंग्रेज के विरोध में जाना, अपोज में जाना, तो मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे उनके, मैं वही कर नहीं सकता था। 1929 में, 29 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में। अपशकुन नाम की मेरी पहली कहानी छपी। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। चंडी प्रसाद हृदयेश
जो लेखन शैली उनकी जो थी, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उनकी तरह मैं बनना चाहता था। तिवारी जी ने कहा, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? गांधी जी के व्यक्तित्व का आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका था मुझे। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वह नहीं रोकते तो मैं गांधी जी के पीछे चला जाता और मैं राजनीति में चला जाता, तो फिर मैं यह साहित्य नहीं लिख सकता था। इसलिए मुझे आंदोलन में भाग लेने से मेरे पिताजी ने रोका। उस रोकने के कारण मैं इधर चला आया, किधर? लेखनी की तरफ चला आया। मैं लेखन साहित्य की ओर चला आया। तिवारी जी ने कहा, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? आपके लेखन में जो पढ़ा है मैंने साहित्य आपका, उसमें गरीबों के प्रति जो करुणा है, जो संवेदनशीलता है, वह ज्यादा प्रभावित करती है। तो कैसे, किससे प्रभावित होकर आपने यह गरीबों की तरफ, गरीबों के लिए लेखन साहित्य लिखा है? तो नागर जी ने उस पर जवाब दिया। नागर जी ने कहा, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। अपना समाज ही वैसा था। अपने समाज में जो जो परेशानी थी, वही परेशानी मैंने अपने साहित्य में लिखी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित्त इसका प्रमाण है। मेरी पहली जो कहानी थी प्रायश्चित्त नाम की, वह आप जब पढ़ेंगे, उसमें जो लिखा है मैंने गरीबों के प्रति जो करुणा है, वह उसमें मैंने लिखी है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी वही थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। मेरे पिताजी में एक विस्मयकारी गुण था। वह था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव था। गरीबों की सहायता करना उनका स्वभाव था। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया था, मेरे पिताजी के इस स्वभाव ने। तब तिवारी जी ने कहा, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? उस समय जैसे भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिवीर भी थे, विदा सावरकर भी थे, तो उनका कुछ आप पर प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। पड़ा था, लेकिन पिताजी ने मुझे डांटा और रोका उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि काकोरी की बम कांड उस समय हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी ने कहा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। सामाजिक आंदोलन में नहीं रोका, राजनैतिक आंदोलन में रोका मुझे। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। जवाहरलाल नेहरू से भी मैं मिला उस समय 1933 में। उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था, उसी हॉस्पिटल में। नेहरू जी जेल में थे। उनकी मां के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। कुछ कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी लोग वही आते थे उनकी मां से मिलने के लिए। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहां भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की मैं बातें करता था जवाहरलाल जी से। तिवारी जी ने कहा, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? आपने जो उपन्यास लिखे हैं उनसे उसमें से जो पहला उपन्यास है वह कौन सा है पहला? तो नागर जी ने कहा, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी ने कहा, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? भूख नाम से प्रकाशित हुआ बाद में महाकाल? नागर जी ने कहा, हाँ। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे उस समय के? तब नागर जी ने कहा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय, गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे आजानुबाहु थे।
ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा लेते थे। यानी देश से प्यार करने वाले, देश के प्रति आदर भाव रखने वाले ऐसे शूरवीर साहित्यिक थे। यानी सिर्फ सामने जाकर अंग्रेजों के सामने लड़ना इतना ही साहित्यिक या नहीं था, लेकिन अपनी लेखनी में जो लड़ाई करते थे, अपनी लेखनी में जो विरोध करते थे अंग्रेजों से, उसमें से निकलने वाले ऐसे माधव शुक्ल 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता था, उनके गांव भी गया था। तिवारी जी ने कहा, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी ने कहा, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। मुझे घुट्टी में, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसे जड़ी बूटी से, कुछ वनस्पति से जड़ी बूटी पिलाई जाती है, उसे घुट्टी बोलते हैं। वह घुट्टी बचपन में पिलाई जाती है, वैसी तुलसीदास के साहित्य की घुट्टी मुझे जन्म से ही पिलाई थी। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी ने कहा, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सुरपंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सुर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। आंख सिर्फ देखने का काम करता है, लेकिन उसकी जो प्रतिमा है वह छप जाती है मन में। इसलिए सिर्फ आंख होने से आदमी को दिखता नहीं है, मन से भी देखना पड़ता है। तो यही एक अच्छी सोच नागर जी ने कही। तब तिवारी जी ने कहा, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? आपने जो साहित्य लिखा है उसकी सार्थकता की परख की है? कभी आपने देखा है कि जो आपने साहित्य लिखा है वह क्या सही है, सच में सही है या गलत है? नागर जी ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, मेरे पास जो पढ़ते हैं मेरा साहित्य, उनके पत्र आते हैं। मेरे उपन्यासों के बारे में खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, उनमें से। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है, अब तो बहुत भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष में। नागर जी ने कहा, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ है कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे, यानी चरित्र बहुत देखे, और उनके मनोविज्ञान को भी समझाने का मौका मिला। तिवारी जी ने कहा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? आपके समय के जो लेखक हैं उनमें से आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? नागर जी ने कहा, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी था, उसे मैं बहुत प्यार करता हूं, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तब तिवारी जी ने कहा, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है, बहुत पत्रों का संकलन करके आपने रखा है। तो उस पर नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। मैंने जो गदर के फूल यह लिखा है उसके लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना पड़ा। तिवारी जी ने कहा, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल,
के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तब तिवारी जी ने कहा, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी ने कहा, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सत्ता है। तिवारी जी ने कहा, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी ने कहा, हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूं। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटरव्यू आई बनाएगी। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी ने कहा, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ऐसी बड़ी सोच साहित्यकारों की होती है। विद्यार्थी मित्रों, हमें इसमें एक सीख मिलती है। अपने जीवन में, जिंदगी में आपने जो ठान ली है अच्छे कर्मों की, अच्छे कार्यों की, वह आखिरी तक, जीवन के अंत तक करनी ही चाहिए। उसमें फल अच्छा आओ, छोटा हो या बड़ा हो, फल की कभी मन में चाह न धरते हुए भी आप अपना कार्य अविरत करते रहो। यही सीख इस पाठ से, इस साक्षात्कार से हमें मिलती है। एक नाव के यात्री से यह पाठ हमने पढ़ा है। इसमें श्रवणीय है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति से स्वतंत्रता पूर्व भारत की विस्तृत जानकारी सुनिए और मित्रों को भी सुनाइए। किसी खिलाड़ी का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्नों की सूची बनाइए और उस खिलाड़ी को साक्षात्कार में प्रश्न पूछिए और उसके उत्तर लीजिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषण पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। आज के समय में पत्र लेखन की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त करो। तो सभी छात्रों को मेरा निवेदन है कि आप जो ऑनलाइन लेक्चर यह देख रहे हैं ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर, जिस चैनल पर 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक मराठी विषय का सभी गद्य और पद्य विभाग के ऑनलाइन लेक्चर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो संपूर्ण मराठी व्याकरण है उसके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो हिंदी का व्याकरण है और 10वीं कक्षा के जो गद्य और पद्य ऑनलाइन लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 12वीं कक्षा के जो सराव पेपर्स है वह भी इस ऑनलाइन चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मराठी, हिंदी, इतिहास, राज्यशास्त्र, इसके भी 10वीं और 12वीं कक्षा के जो सराव पेपर्स है उसके ऑनलाइन लेक्चर्स, नमूना आदर्श एक्टिविटी शीट यानी कृति पत्रिका आपको सभी की ऑनलाइन भाग 1, भाग 2 में देखने के लिए मिलेंगी। तो इसके अलावा आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ऑनलाइन लेक्चर भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।